स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से काफी लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इस तरह के वीडियोस क्यों नहीं लाते हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, ऐसे वीडियोस अब आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। जैसा कि आप देख ही रहोगे, पिछले 1-2 हफ्ते में मैंने कई सारे वीडियोस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बनाए हैं। लेकिन अब यहाँ मैं बहुत बेसिक से चीजें स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो पूरा सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ये पहला वीडियो है। और मैं बता दूं कि ये जो पहला वीडियो है रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए ये बहुत बेसिक होने वाला है। चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप एडवांस लेवल पर पहुंच गए हो तो शायद आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको शायद इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्या होता है, किन किन चीज़ों में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो तरह की चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं, ताकि आपकी जो बेस है, जो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, वो आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि स्टडी IQ पर अब फाइनली जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है पूरा, वो लॉन्च हो रहा है। 29 मार्च से ये पूरा कोर्स लॉन्च होगा, जिसके अंदर आपको जो स्टॉक मार्केट की स्किल होती है, मतलब कि कैसे जो अब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप किस तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जो निवेश तो करते हैं, इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब विदाउट मच नॉलेज वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पैसा भी लूज हो जाता है। तो इसको देखते हुए हमने स्किल बढ़ाने के लिए ये जो स्टॉक मार्केट का कोर्स है वो आपके लिए लाया है। इसका जो लिंक है वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप हमारे ऐप पर या फिर वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। वहां पर आपको जाना है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट अगर आप सर्च में टाइप करोगे तो वो कोर्स आपको दिख जाएगा। और देखिए इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक होता है, अगर आप कोई स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, मतलब जिस जिस चीज़ों में आप पैसा लगा रहे हो आप उसको कैसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो बहुत ही कम दाम पर आपको ये कोर्स लॉन्च किया गया है, इसको आप ले सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, ताकि आपके सबसे कम दाम पर कोर्स मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, वॉट डू वी मीन बाय इन्वेस्टमेंट। देखो जब हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, तो बेसिकली आपका जो पैसा है, अब देखिए हो सकता है कि किसी के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है किसी के पास थोड़ा पैसा हो, इट डजेंट मैटर। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो जब आप कोई चीज ऐसी खरीद रहे हो ताकि आपका पैसे की ग्रोथ हो, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 1000 रुपए है, ठीक है। अब 1000 रुपए अगर आप रखे रहोगे अपने पास, चाहे 2 साल तक रखे रहिए, 6 महीने रखे रहिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, जब तक आप अपना पैसा रखे रहिए 1000 रुपए, क्या ये अपने आप बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, राइट। तो जब आप इस 1000 रुपए से कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिससे आपके पैसे की ग्रोथ होती है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कोई खाने की चीज खरीद लेते हैं, कहीं पर जाकर सैंडविच खरीद लिया आपने, चॉकलेट शेक खरीद लिया, तो वो तो खत्म हो गया ना, आपने पैसा पे किया, वो कोई ग्रोथ तो होने वाली नहीं है। लेकिन जब आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिससे आपके पैसे की ग्रोथ होती है, उस केस में हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो बगीचे में जो एक सीड डाला जाता है ना, बीज डाला जाता है, जिससे अल्टीमेटली वो एक बड़ा पौधा बनता है और उससे आपको फल मिलते हैं। तो वही चीज़ है एक तरह से इन्वेस्टमेंट। और देखिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कई लोगों को क्या है ना कि आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते नहीं है, बस डेली बेसिस पर देखना है कि कितने रुपए आ गए, बहुत ज़्यादा, मतलब रातों रात अमीर बनने वाले जो ख्वाब होते हैं वो सही नहीं होता है, वो शॉर्ट टर्म तरीका सही नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट को हमें इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना चाहिए, ठीक है। वो कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और जो इन्वेस्टमेंट है वो कई तरह की चीज़ों में हो सकता है, जिसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चाहे आप कोई शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक होता है आपका, बॉन्ड्स हो गया, रियल इस्टेट, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस भी करो तो वो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यही होता है बेसिकली, कोई भी ऐसी चीज़ जब आप खरीदो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पैसे की ग्रोथ होगी। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग, आप क्यों इन्वेस्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसा मैंने आपको एक तो पहले रीज़न बताया कि अगर आप अपना पैसा रखे हुए हो अपने पास, ठीक है, तो वो उसकी तो ग्रोथ होगी नहीं। और जाहिर सी बात है, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, अगर आप में से कई लोग कहते हैं कि, क्योंकि ट्रेडिशनल सोच अगर आप देखोगे आपके फैमिलीज़ में, रिश्तेदारों में,
हमेशा से ये रही है कि पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, वो सबसे सेफ होता है। किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को देखो, एसबीआई, पीएनबी कहीं पर, और उसमें फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दो, कभी वो पैसा डूबेगा नहीं और हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहेगा सालाना। लेकिन अगर हम नॉर्मली भी देखें सेविंग्स अकाउंट वगैरह, तो वहाँ पर आपको हार्डली 3-3.5% ही मिलता है। लेकिन क्या ये ठीक है? 3.5% या फिर फिक्स डिपॉजिट में आप डाल दो तो मैक्सिमम मान लो आपको 5-6% मिल जाएगा, राइट? तो क्या ये रिटर्न इतना एनफ है? वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि व्हेन यू चूज टू इन्वेस्ट योर मनी, यू आर पुटिंग इट इनटू एसेट्स। कई सारे एसेट्स में आप अपना पैसा डालते हैं। तो जब हम एसेट और लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जो चीज आपका है, ठीक है, वो एसेट हो जाता है, जो आपका नहीं है वो लाइबिलिटीज हो जाता है। मान लो आपने किसी से उधार लिया 1000 रुपए, तो वो आपका लाइबिलिटी बन गया, आपको वो पे करना है, चुकाना है। वही अगर मान लो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो क्या बन गया? एसेट बन गया। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए लाइफ के अंदर कि आपका एसेट हमेशा ऊपर रहे, लाइबिलिटी कम से कम रहे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो मैं यहाँ पर कोई लाइबिलिटी को बैड टर्म में नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइबिलिटी होना बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर आप बिजनेस देखोगे ना, दुनिया भर में कोई भी बिजनेस हो, उनके पास लाइबिलिटीज रहती हैं। जब तक आप अपनी लाइबिलिटी थोड़ा सा नहीं इंक्रीज करोगे, आप ग्रो ही नहीं कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बहुत सारे सोने चांदी के साथ पैदा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, कुछ करना है, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा उधार लेना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। प्लस साथ ही साथ जो मैं आपको कह रहा था ना यहाँ पर, कि रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रीजन यह है, एंड दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं और अब आप स्पेंड करते हो वो 10,000 रुपए, ठीक है, इस साल अगर आप स्पेंड करते हो ग्रॉसरीज पे, फूड पे, क्लोथ्स पे, आपने 10,000 किए, आपका सेटिस्फैक्शन हो गया, चलो भाई मेरा काम बन गया। लेकिन वही आपको क्या लगता है कि जितना सामान आपने इस साल खरीदा है, उसी 10,000 रुपए से क्या अगले साल भी आप उतना ही सामान खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। जो आपने ग्रॉसरीज, जो कपड़ा, फूड वगैरह खरीदा है, उसके दाम बढ़ेंगे। तो मान लो अगले साल आपको उसके लिए 11,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि जो आप चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम आपका वो इन्फ्लेशन तो मैच होना ही चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि अगर देश के अंदर 10% इन्फ्लेशन है, जैसे इस केस में क्या हुआ, 10,000 से वही चीज का दाम बढ़ गया, अब कितना हो गया? 11,000 हो गया। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास पहले 10,000 थे पिछले साल, तो कम से कम आपका ये 10,000 11,000 बन जाए, तभी तो आप मैच कर पाओगे ना। इसमें कोई ऐसा आपका गेन नहीं हो रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं आपकी लॉटरी लग गई, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपका पैसे की वैल्यू कम नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन से क्या होता है? पैसे की वैल्यू कम होती है। तो एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूं, कम से कम आपको ये तो कोशिश करनी ही चाहिए कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो तो आप मीट करो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहा था, मान लो हमारे देश में इन्फ्लेशन है 6% और आपको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है हार्डली 3.5%, 4% तक मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या आपका वो मैच हो रहा है? नहीं मैच हो पा रहा है। आपका मान लो 10,000 आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा, अगले साल आपको कितना मिलेगा? वो 10,000 का 10,400 बन जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन मांगता है कि वो 10,600 बने, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन है, तो वो तो आपका बना ही नहीं। तो इसलिए आपका क्या हुआ? आपके रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो इसी की वजह से इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, ये आपको समझना है और हमेशा आपको देखना चाहिए कि कम से कम आपको उतना रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। मान लो कोई बिजनेसमैन है, अगर वो भी 1 करोड़ रुपए डालता है, तो वो कोशिश यही करता है कि जो मैं 1 करोड़ डाल रहा हूं, तो कम से कम वो जो रिटर्न है उसका 1 साल बाद, वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही दे। आ रहा है समझ में? या फिर फिक्स डिपॉजिट में अगर मान लो किसी को पैसा मिलता है 7%, ठीक है, तो कोई बिजनेसमैन है, अगर वो 1 करोड़ रुपए बिजनेस में डाल रहा है, तो कम से कम वो चाहेगा ना कि उसको रिटर्न 7% से ऊपर आए। क्योंकि अगर मान लो वो कुछ मेहनत नहीं करता, बिजनेस में वो पैसा नहीं लगाता, 1 करोड़ रुपए वो सिंपली क्या करता? फिक्स डिपॉजिट में डाल देता। तो फिक्स डिपॉजिट में डालता तो 7% तो रिटर्न वैसे ही उसको मिल रहा था। तो क्या फायदा हुआ उसको पूरा बिजनेस चलाने का, जब उसको 7% भी रिटर्न नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये जो रिटर्न है ना, वो हमेशा कंपैरेटिव होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अगेन ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हो सकता है अगेन मैं ये कहूँगा कि आप में से बहुत से लोग एडवांस होंगे, समझते होंगे कि हाँ ये बहुत आसान है, तो डोंट वॉच इट। मैं उनके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ पूरी तरह से, जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जो लोग सीखने की मंशा से आते हैं, ठीक है।
तो खैर यहां पर अब हम देखते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखो बहुत तरीके के हो सकते हैं, मतलब यहां पर तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो पैसा आपके पास है, जहां आप कोई चीज खरीद रहे हो उस पैसे से, तो क्या उस पैसे से आपका मनी ग्रो कर रहा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, सबसे सिंपल होता है जो मैंने आपको बताया, फिक्स डिपॉजिट वगैरह। फिक्स डिपॉजिट में मतलब आपने एक बार में पैसा कहीं डाल दिया और उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मान लो 1 साल के लिए डाला तो आपको 1 साल के बाद उतना रिटर्न आ जाएगा। 5 साल के लिए डाला, 5 साल के बाद, मतलब फिक्स्ड है वो, आपको उतना रिटर्न आएगा ही आएगा और उतना ही आएगा, ना बेसी आएगा ना कम आएगा। ठीक है, तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जब आप बैंक में डाल देते हो पैसा। वैसे ही उसी प्रकार का एक और होता है जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। रिकरिंग में क्या होता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा ही होता है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो फिक्स्ड डिपॉजिट में 7% मिल रहा है, वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट में भी आपको 7% मिल रहा है। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि आप हर महीने या फिर हर क्वार्टरली अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में। आप बैंक को कह सकते हो मुझे फिक्स डिपॉजिट की बजाय रिकरिंग डिपॉजिट मिल जाए। ये उन लोगों के लिए फायदा होता है जिनकी रेगुलर सैलरी होती है, जिनको मान लो किसी की सैलरी हर महीने 50,000 आ रही है और उसने डिसाइड किया है कि मैं हर महीने 10,000 रुपये सेव करूंगा। तो क्या करेगा, हर बैंक क्या करेगा, उसके खाते से हर महीने 10,000 रुपये काट लेगा, तो हर महीने 10,000 रुपया उसका सेव होता जा रहा है। तो सिंपल है, ये आपका रिकरिंग डिपॉजिट है और उस पर उसको कितना मिल रहा है, 7% मिल रहा है। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है जिसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, दैट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स अगेन आपको समझना है, बहुत सिंपल है। यहां पर भी एक तरह से आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड्स कौन जारी करता है, जाहिर सी बात है बॉन्ड्स या तो गवर्नमेंट जारी करती है या फिर कोई कंपनी जारी करती है। जैसे कंपनी मतलब रिलायंस, टाटा, इन लोगों को भी तो पैसे की जरूरत होती है। अब रिलायंस, टाटा, ये लोग क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली बैंक जा सकते हैं। तो मान लो अगर बैंक जाते हैं तो बैंक कहता है कि हमें 11% इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन यही लोग बॉन्ड निकाल देते हैं। कई बार बॉन्ड निकालने से क्या होगा, ये पब्लिक को बोलेंगे देखो हम 10% देंगे, तो पब्लिक कहेगी अरे बड़ी अच्छी बात है, चलो हम आपके बॉन्ड को खरीद लेते हैं। तो 10% पब्लिक को मिल गया, इनको भी सस्ता पड़ा ना, क्योंकि अगर ये बैंक से लेते तो 11% इनको पे करना पड़ता, लेकिन इन्होंने 10% जो है आपका जो है पब्लिक को देकर, और दोनों लोग खुश हैं यहाँ पर। तो ये होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कंपनीज जारी करती हैं। वैसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये बॉन्ड कभी फेल नहीं करता है। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है और कंपनी ने बॉन्ड जारी किया और कहा कि 5 साल के लिए आप हमें पैसा दे दीजिए, हर साल हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे, और मान लो वो कंपनी डूब गई, तो पता चला जो आपने पैसा दिया था उस कंपनी को वो पैसा आया ही नहीं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप अपना पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, तो आपको भरोसा होता है ना यार, ये तो सरकार है, ये तो आपका पैसा कभी डुबाएगी ही नहीं। तो वो होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, यहां पर ये सबसे सेफेस्ट होता है। और आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का एक सबसे मूलभूत जो नियम है वो यही है कि जहां पर आप ज्यादा रिस्क लेते हो रिटर्न उतना ही ज्यादा आता है, जहां पर आपका रिस्क बहुत कम होता है वहां पर रिटर्न भी आपका कम ही होता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफेस्ट बॉन्ड होता है, आपका पैसा कभी डूबेगा ही नहीं। ये मान के देखो, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पर आपका पैसा 100% हम कहें कि सुरक्षित है, कोई भी ऐसा नहीं है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे आप पैसा गवर्नमेंट को भी दे रहे हो। कई एग्जाम्पल है, जैसे ग्रीस वाला क्राइसिस हुआ था 2013 आई थिंक 14 के आसपास, 13-14, तो वहां पर यही होता ना, उन्होंने मना कर दिया था ग्रीस की सरकार ने कि हम पैसा नहीं लौटा सकते। तो होता है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली अगर हम देखें, कंपेयर करें कि कंपनी जो बॉन्ड जारी करती है, कोई प्राइवेट कंपनी, और वही कोई गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, तो उस केस में गवर्नमेंट वाला बॉन्ड सबसे सेफेस्ट होता है। और इसीलिए हो सकता है गवर्नमेंट आपको कहे कि हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे, और कंपनी कह सकती है कि हम आपको 9%, 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है यहाँ पर, तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे। आप रिस्क ले रहे हो कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो होता है आपका बॉन्ड। और यहाँ पर अगेन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है वो होता है आपका म्यूचुअल फंड्स। देखो म्यूचुअल फंड्स क्या है ना कि अगेन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है ज़्यादातर जिन लोगों को कुछ भी नॉलेज ऐसा नहीं है, और ना ही उनको लगता है कि वो रिस्क लेना चाहते हैं बहुत। तो वो सिंपली क्या करते हैं, उनको रिटर्न भी चाहिए, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है उतना अच्छा से। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कई सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, जैसे एडलवाइज वगैरह, आजकल शार्क टैंक में आती है ना वो एडलवाइज की फाउंडर, तो वो भी हैं। तो उसी तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड, इनफैक्ट कई सारे बैंक जो है उनका खुद का भी म्यूचुअल फंड चलता है। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, पब्लिक को मदद करते हैं। अगर आप
जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और उसके पास 1 लाख रुपया पड़ा है, वो कहेगा कि यार मैं 1 लाख का क्या करूं, मैं डायरेक्टली शेयर मार्केट में तो निवेश नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है कौन सा शेयर लेना है। या फिर बॉन्ड में भी उसको लगता है कि मैं कौन से कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं। तो उस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वहां पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, मैं वो सब आगे के जो वीडियोस होंगे मेरे वो सब में मैं बात करूंगा डिटेल से। लेकिन म्यूचुअल फंड कई तरीके हो सकते हैं। एक तो प्योर जैसे स्टॉक वाला होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो वाला जो म्यूचुअल फंड होगा वो रिस्की ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्कीम्स होते हैं जो सिर्फ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सरकारी बॉन्ड्स, कंपनीज के बॉन्ड्स, तो वहाँ पर आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक मतलब आसपास सर्टेन फिक्स्ड इंटरेस्ट के आसपास ही आपको पैसा मिलता रहता है, ठीक है। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए, बहुत तरीके के होते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। मतलब आई होप आपको ये एकदम सिंपल तरीका समझ में आ गया होगा। आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बस आप अपना पैसा ले जाकर दे देते हो, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल देते हो। उसमें क्या होता है कि वो जो पैसा है, बहुत सारे लोग डालते हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो वो जो पैसा है वो किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं कि ये स्टॉक में लगाना है, ये शेयर्स में लगाना है, रिलायंस में अभी बहुत प्रॉफिट हो गया है, उसमें से निकाल लो पैसा, इसको टाटा में डाल लो। तो इस तरह से चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। फिर यहाँ पर देखिए आजकल बहुत फेमस हो गया है, इनफैक्ट इसको ETF कहा जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि बंडल ऑफ स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे म्यूचुअल फंड वाला मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप। जैसे कि मान लो अगर आपको इन्वेस्ट करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, रिलायंस कंपनी में, तो आपको सिर्फ अगर इसी में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली शेयर्स खरीद लो इसका स्टॉक मार्केट में जाके, राइट। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं, तो आपका रिस्क क्या है वो डिवाइड हो गया। अगर मान लो रिलायंस अचानक से गिरा, तो यहाँ पर अगर आपने सिर्फ रिलायंस में पैसा लगाया होता तो आपका पूरा पैसा काफ़ी नीचे आ जाता। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए अगर आपने कई सारे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में निवेश किया है, तो रिलायंस गिरा तो गिरा चलो, लेकिन बाकी के तो स्टॉक्स टिके हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं ETF जो होता है, इसमें क्या है कि ये कोई स्कीम, मतलब अलग से किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट, मतलब म्यूचुअल फंड तरह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर बंडल ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बंडल ऑफ कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे IDBI गोल्ड ETF हो गया, एक्सिस गोल्ड ETF हो गया, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, कुछ स्टॉक्स वगैरह के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स की बात करिए, ये सब हम आगे सीखेंगे। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो ये गोल्ड वाला है, तो कई तरह के गोल्ड के स्कीम में ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं आपका पैसा, ठीक है। तो जब आप ये गोल्ड वाले ETF में इन्वेस्ट करते हो, तो गोल्ड के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो इस ETF के भी प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट भी होने लगता है। मतलब यहाँ पर ETF इसीलिए निकाला गया है ताकि अगेन आपका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाए और आपको म्यूचुअल फंड में ना जाना पड़े, आप सिंपली स्टॉक मार्केट में ETF में जाकर इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसी को कहा जाता है। फिर एक और इन्वेस्टमेंट का तरीका है बहुत ही सिंपल, जो ट्रेडिशनली काफ़ी चलता आ रहा है, दैट इज़ रियल इस्टेट। आप कोई ज़मीन खरीद लीजिए या फिर कोई बड़े शहर में जाकर आप कोई फ्लैट घर खरीद लीजिए, तो समय समय पर अगर उसका वैल्यूएशन होगा, जैसे अयोध्या में अभी क्या हुआ था कि कई लोगों को आभास हो गया था कि भाई यहाँ राम मंदिर बनेगा, जिनके पास पहले से ज़मीन था, जैसे ही राम मंदिर का जजमेंट आया था 2019 में शायद, मुझे याद है, तो जैसे ही जजमेंट आया तो अगेन वहाँ पर लगा कि अब तो बहुत टूरिज्म बढ़ने वाला है, मंदिर बनेगा, तो इसकी वजह से आसपास के ज़मीनों के दाम बढ़ गए। तो इस तरह से भी वो अगर कोई पहचान सकता है ना, तो इसमें तो बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं रियल इस्टेट में। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरह का फिक्स्ड एसेट, बहुत मतलब आप कोई ज़मीन खरीद लो, कोई ज़मीन जैसे स्टॉक्स वगैरह तो क्या है, आप आज खरीदो 2 मिनट के बाद बेच दो, बड़ा सिंपल है, राइट। लेकिन रियल इस्टेट ज़मीन क्या 2-2 मिनट में आप खरीदो और बेच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट। तो काफ़ी समय मांगता है ये। तो इसीलिए क्या है कि इसी प्रकार का एक आजकल अगर जिन लोगों के पास समय नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसे स्टॉक्स वगैरह होते हैं उसी प्रकार का ये भी होता है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है ये, जो कई सारे रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स में ये लोग निवेश करते हैं। तो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर हिस्सा मिल जाएगा, मतलब कोई रियल हिस्सा नहीं मिल रहा है, कोई ज़मीन नहीं मिल रही है आपको, लेकिन हाँ ये स्कीम है पूरा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो जहाँ पर निवेश करेंगे और वहाँ की वैल्यूएशन जिन जगहों की बढ़ेगी, उस हिसाब के आपका जो स्टॉक है ये वाला रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो रियल इस्टेट में भी आजकल इस तरह से लोग निवेश करने लग गए हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर एक और चीज़ होता है, दैट इज जिसको कहते हैं हम कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब क्या होता है, सिंपली कोई भी आप ले लो कमोडिटी, जैसे सिल्वर हो गया,
गोल्ड हो गया, या फिर ऑयल वगैरह की हम बात करते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हो गया, या फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के कमोडिटीज़ होते हैं। तो जैसे लोग स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वहाँ पर अगर आपको लगता है कि वहाँ पर तेज़ी होगी, अगर आपको लगता है, जैसे मुझे याद है कोविड के समय क्या हुआ था, अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत नीचे चले गए थे। इनफैक्ट ये तो हम बात कर रहे हैं जो जो अमेरिका में जो क्रूड ऑयल के प्राइस हुआ था, आप सोचिए वो तो नेगेटिव में चला गया था। ये हालत हो गई थी कोविड के समय, इतना ज़्यादा नीचे हो गया था क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और ख़रीदने वाला कोई नहीं था। तो उस समय अगर किसी ने क्रूड ऑयल वगैरह वाला ख़रीदा होता कमोडिटी, तो आप सोचिए क्या कितना बड़ा जंप आ सकता था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ना तो था ही क्रूड ऑयल का कभी ना कभी दाम, ऐसा तो था नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन उस तरह की जो चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है वो कमोडिटीज़ होता है। गोल्ड, सिल्वर वगैरह में लोग इन्वेस्ट करते हैं, और आजकल वो भी कई तरीका आने लग गया है, जैसे गोल्ड बॉन्ड वगैरह सरकार जारी करने लग गई है, ठीक है। खैर, जो भी हम धीरे धीरे करके आगे बताएंगे, बट आई होप कि यहाँ पर आपको जो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग जो है, इसका एक जो तरीका है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपके लिए अगला वीडियोस वगैरह लाता रहूँगा रेगुलर बेसिस पर, एक दो दिन में कोशिश करूँगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो, इन्वेस्टर्स एग्री टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ओनली इफ, मतलब कोई भी इन्वेस्टर जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में निवेश करता है वो किस केस में करता है, कौन से कारण की वजह से करता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।